रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। आज मैं आपके साथ प्रोसेसिंग और क्या रिक्वायरमेंट्स है यूके स्टडी वीज़ा की, उसके सारा प्रोसेस जो है, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी इन्फॉर्मेशन। तो जो पेरेंट्स अपने बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए यूके भेजना चाहते हैं, या जो स्टूडेंट्स खुद से यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं विदाउट एनी एजेंट, वो इस वीडियो उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इसलिए आप इसको स्किप ना कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आपको सारी प्रोसेसिंग, सारी रिक्वायरमेंट्स और फुल जो उसकी डिटेल्स हैं वो पता लग जाएं, और आप उसको जो है उस पर आप वीज़ा खुद से अप्लाई कर सकेंगे। प्लान बनता है यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करने का। उसके लिए कुछ आपने स्टेप्स लेने होते हैं। फर्स्ट स्टेप जो आपने लेना है वो ये है कि सबसे पहले आपने यूके की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको सर्च करना है कि आपके जो भी कोर्स है और उससे रेलेवेंट कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कौन कौन से कोर्सेज़ जो हैं वो ऑफ़र कर रही हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ लंदन में हैं, लंदन से बाहर हैं, अफोर्डेबल हैं, उनकी फ़ीस, उनकी सारी जो डिटेल्स हैं, उनके कोर्स, वो चीज़ें आपने सारी गूगल से यूके की यूनिवर्सिटीज़ आपने ओपन करनी है, और उनको वन बाय वन आपने 2-4 यूनिवर्सिटी सर्च कर लेनी है। यूनिवर्सिटी सर्च करने के बाद आपने उनका देखना है कि जो आपका रिक्वायर्ड कोर्स है उसके लिए उस पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कि आपकी क्या एजुकेशन, उस आपके प्रपोज्ड कोर्स के लिए कितनी आपकी एजुकेशन होना चाहिए, क्या आपका आइल्स का बैंड होना चाहिए, वो आपने सारी रिक्वायरमेंट्स उसमें से चेक कर लेनी है। आप बैचलर्स ऑनर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी जो एजुकेशन है वो 12 इयर्स होनी चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट्स या मास्टर डिग्री के लिए यूके में अगर आपने अप्लाई करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होती है आपकी 16 इयर्स एजुकेशन। अगर आप 16 इयर्स आपकी एजुकेशन नहीं है तो मास्टर डिग्री में आपका यूके में एडमिशन नहीं हो सकता। इन द सेम वे अगर 12 इयर्स एजुकेशन नहीं होगी तो बैचलर्स में एडमिशन नहीं होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप आपने यूके वीज़ा के लिए करना वो ये होना है कि आपने गूगल से यूनिवर्सिटी सर्च कर लेनी है, उसमें आपने अपना रिक्वायर्ड कोर्स सर्च करना है और उनकी रिक्वायरमेंट्स देखनी है। अगर आपकी 16 इयर्स एजुकेशन है दैन यू कैन अप्लाई फॉर मास्टर्स डिग्री। इफ़ योर एजुकेशन इज़ 12 इयर्स दैन यू कैन अप्लाई फॉर बैचलर्स ऑनर्स डिग्री। यूके यूनिवर्सिटीज़ के लिए आपको आइल्स करना होता है। आइल्स जो ये एक इंग्लिश का टेस्ट होता है जिसमें आपकी स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का ये टेस्ट होता है, और ये यूके यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। आप इसको जब प्री प्लान करते हैं कि मैंने यूके अप्लाई करना है तो आपको चाहिए कि साथ में ही आप उससे पहले जो है वो आइल्स की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दें। आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आइल्स आपने एकेडमिक करना है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड बैंड है वो आपको 5.5 बैंड ईच मॉड्यूल आपका होना चाहिए। ईच मॉड्यूल मीन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग जो होते हैं ये मॉड्यूल्स होते हैं। तो आपका जो ओवरऑल बैंड है वो 6 बैंड आपका रिक्वायर्ड होता है अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री के लिए। अगर आपने यूके का वीज़ा किसी भी अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है तो आपको आइल्स करना होगा, जिसमें आपका ओवरऑल जो बैंड है वो 6 होगा, और आपके जो ईच मॉड्यूल है उसमें 5.5 बैंड से कम किसी मॉड्यूल में आपका नहीं होना चाहिए। तो अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए आपको 6 बैंड रिक्वायर्ड होगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि मास्टर्स डिग्री के लिए यूके में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जो आपको आइल्स का बैंड रिक्वायर्ड है वो है 6.5 बैंड। आपको ओवरऑल जो बैंड है वो 6.5 बैंड लेना होगा मास्टर्स डिग्री में यूके में अप्लाई। आपने गूगल से यूनिवर्सिटी सर्च कर ली, आपको आपकी रिक्वायर्ड यूनिवर्सिटी जो कि आपका चॉइस का कोर्स ऑफ़र कर रही है वो आपको मिल गई। आगे आपने नेक्स्ट क्या स्टेप करना है, आपने उनके वेबसाइट से उनका एडमिशन का जो ईमेल एड्रेस है वो लेना है, और उस ईमेल एड्रेस पे आपने अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो ईमेल कर देने हैं। यूनिवर्सिटी को अपने डॉक्यूमेंट्स ईमेल करने के बाद आपने ऑफ़र लेटर के लिए वेट करना है। यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर देगी जिसमें कि आपको अब क्या करना होगा, 2 to 3 वीक्स आपने वेट करना है। उसके दौरान में आपके वो सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और आपको उसके बाद वो ऑफ़र लेटर दे देंगे।
अब जब 2 to 3 वीक्स के बाद आपको यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आएगा, आपने उस ऑफ़र लेटर को साइन करके उसको दोबारा यूनिवर्सिटी को ईमेल कर देना है, यानी कि उस ऑफ़र लेटर को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। और एक्सेप्ट करने का ये प्रोसेस होगा कि आपने उसको सिग्नेचर उस पे करने हैं और ऑफ़र लेटर ईमेल कर देना है यूनिवर्सिटी को। ऑफ़र लेटर आने के बाद यूनिवर्सिटी आपसे एक इंटरव्यू लेगी, जो कि वीडियो कॉल पे भी हो सकता है और दूसरे तरीके से वैसे भी वो हो सकता है ऑडियो पे भी। उसमें यूनिवर्सिटी आपसे आपके कोर्स के बारे में, आपके वहाँ पे यूके के स्टे के बारे में, आपकी अकोमोडेशन के बारे में, आप यूके क्यों स्टडी करने जा रहे हो, इस तरह का वो आपसे एक इंटरव्यू लेगी। इसलिए आपने क्या करना है कि जिस दौरान में आप ऑफ़र लेटर का वेट कर रहे होंगे, आपने इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेना है। वो आप किस तरीके से करेंगे कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आप यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स, उसके कंपैरिजन में जो आपने 2-3 यूनिवर्सिटी सर्च की थी उनकी डिटेल्स के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपने सर्च की हैं, आप यूके क्यों पढ़ने जा रहे हो, आपकी कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, आपके कोर्स के क्या एडवांटेजेस हैं, आपके फ्यूचर में कैरियर में ये आपकी डिग्री कैसे आपको बेनिफिट देगी, इस तरह का आपसे वो एक इंटरव्यू लेती है जो यूनिवर्सिटी है। तो आपने इन सब का एक अच्छे तरीके से इनका एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स जो हैं वो तैयार कर लेने हैं। अब अगर आप यूनिवर्सिटी का जो इंटरव्यू है वो आपने पास कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपको जो यूनिवर्सिटी के लेटर पे जितनी स्टार्ट में इनिशियल डिपॉज़िट फ़ी होगी, आपने वो फ़ी जो है वो पे कर देनी है अपनी यूनिवर्सिटी को। जिस दौरान में आप यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं, आइल्स कर रहे हैं, आपने यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू जो है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, मीनवाइल आपने क्या करना है कि अपनी बैंक स्टेटमेंट को भी मेंटेन कर लेना है, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट के बगैर जो है वो वीज़ा जो है यूके का वो नहीं लगता। तो मेन जो चीज़ उसमें है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट है। अब बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, उसमें क्या उसका क्राइटेरिया है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए यूके की एम्बेसी का क्या क्राइटेरिया है, वो ये है कि आपने मेंटेन करना है अपना बैंक बैलेंस या तो अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में, जो कि ऑलमोस्ट जो है वो उसको 1 मंथ तक के लिए, यानी कि 28 डेज़ क्योंकि होता है, तो आपने 1 मंथ के लिए अपने पर्सनल बैंक स्टेटमेंट बैंक अकाउंट में या अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट में जितने आपके रिक्वायर्ड सारा जो भी एक्सपेंसेस हैं वो आपने बैंक में रखवाने हैं। में आपने कितने पैसे रखवाने हैं, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, तो वो इतनी हो कि जो आपके सारे यूके के जो कोर्स की फ़ी है रिमेनिंग आपकी आउटस्टैंडिंग, और वहाँ पे जो लिविंग के फ़र्स्ट ईयर के जो एक्सपेंसेस हैं उन सबको आपकी बैंक स्टेटमेंट को कवर करना चाहिए और आपने 1 मंथ के लिए ये उसमें डिपॉज़िट होनी चाहिए। उसमें से आपने पैसे नहीं निकलवाने जब तक कि आपका वीज़ा स्टैंप होके नहीं आ जाता। बाकी आपने बैंक स्टेटमेंट जब आप अपनी मेंटेन करेंगे, उसमें जो भी अकाउंट में पैसे रखेंगे उसमें आपने ये देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस जगह पे है, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी लंदन में है तो आपको ऑब्वियसली लंदन जो है वो एक्सपेंसिव है, तो आपको जो वहाँ पे लिविंग की कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। अगर आपकी आउटसाइड लंदन आपकी यूनिवर्सिटी है तो आपको जो एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे लिविंग के, अकोमोडेशन के, वो कम ज़रूरत होगी। अब लिविंग एक्सपेंसेस आपने क्योंकि अपनी यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है उसके हिसाब से रखवाने हैं। तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी है मेन लंदन में तो ऑब्वियसली वहाँ पे एक्सपेंसिव होता है, तो आपने जो अपने लिविंग एक्सपेंसेस रखवाने हैं वो आपने 12,000 पर एनम के हिसाब से रखवाने हैं। और अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउटसाइड लंदन है तो उसमें वहाँ पे जो एक्सपेंसेस होते हैं लिविंग के वो कम होते हैं, तो आपने 9,200 के हिसाब से जो एक्सपेंसेस हैं लिविंग के वो रखवाने हैं बैंक अकाउंट में। इन लिविंग एक्सपेंसेस के साथ साथ आपने जो आपकी आउटस्टैंडिंग फ़ी है वो भी आपने बैंक अकाउंट में डिपॉज़िट करवानी है, और उसको आपने जो भी पाउंड स्टर्लिंग का रेट होगा आपकी कंट्री में आपने उसके हिसाब से रखवानी है। अगर आप पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, इंडिया से हैं, जिस भी कंट्री से हैं अफ़गानिस्तान में, तो आपने क्या करना है कि जो आपकी आउटस्टैंडिंग फ़ी होगी
उसको प्लस आपने जो आपके ये एक्सपेंसेस हैं लिविंग के, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है जो भी आपका पाउंड स्टर्लिंग का रेट होगा उसके हिसाब से, और फिर आपने उनको रुपीज़ में जो भी आपकी करेंसी है उसके हिसाब से आपने बैंक अकाउंट में उतनी अमाउंट जो है वो रखवा देनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होगी उसमें आपने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एजुकेशनल। आपने अपना कैश लेटर लेके जाना है, साथ में आपने अपनी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, आपने अपना टीबी की रिपोर्ट लेके जानी है, पासपोर्ट लेके जाना है, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जिस बैंक में भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ से आपने उनका एक बैंक मेंटेनेंस लेटर अकाउंट का वहाँ से ले लेना है। टीबी की रिपोर्ट बाय और ये सारी चीज़ें लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने बायोमेट्रिक्स के लिए चले जाना है। आपने क्या करना है कि ये जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है या ये आपके पर्सनल अकाउंट में होनी चाहिए या आपके पेरेंट्स के अकाउंट में होनी चाहिए। आपकी ये जो बैंक स्टेटमेंट है या आपके ये पर्सनल अकाउंट में हो या पेरेंट्स के अकाउंट में हो, और 28 डेज़ के बाद आपने इसका प्रिंट आउट लेना है। इस बैंक स्टेटमेंट के साथ आपने अपना प्लस टीबी का जो है, टीबी का टेस्ट आपने करवाना है जो कि एक चेस्ट एक्सरे होता है। इसकी अपॉइंटमेंट पहले लेते हैं और उस अपॉइंटमेंट डेट को आपने जाके वहाँ पे अपना टीबी का टेस्ट करा लेना है। इसके चार्जेस होते हैं। आपने अब ये टीबी का टेस्ट की रिपोर्ट प्लस बैंक स्टेटमेंट जो है, ये दोनों चीज़ें आपने अपनी यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देनी हैं। अब जब आप ये दोनों चीज़ें यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे, यूनिवर्सिटी उनको चेक करेगी, उसके बाद वो आपको आपका कैश लेटर जो है वो इशू कर देगी। 2 वीक्स में यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर जो है वो इशू कर देगी। अब आपने उस कैश लेटर पे अपना यूके का स्टडी वीज़ा जो है वो अप्लाई करेंगे। अब जब आपका कैश लेटर आ गया तो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपने अटैच करके एम्बेसी में, यूके एम्बेसी में जो हैं वो भेजने हैं। उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका वैलिड पासपोर्ट। आपका जो पासपोर्ट है वो एटलीस्ट 6 मंथ्स तक के लिए वैलिड होना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट 6 मंथ से पहले एक्सपायर हो रहा है तो आपको पहले क्या करना होगा कि अपना पासपोर्ट दोबारा से बनवाना होगा। तो आपको आपके पासपोर्ट को एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। सेकंड जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगा वो आपका होगा आईडी कार्ड, CNIC, यानी कि आपका नेशनल आईडी कार्ड। थर्ड डॉक्यूमेंट होगा आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब बैंक स्टेटमेंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपकी मैच्योर होनी चाहिए 28 डेज़। उसमें जो है वो आपकी सारी लिविंग की और प्लस आपकी आउटस्टैंडिंग जो फ़ी है वो उसमें 28 डेज़ तक के लिए पड़ी रहनी चाहिए। और जब मैच्योर होगी देन आपने उसका प्रिंट आउट लेना है। और बैंक स्टेटमेंट आपके पेरेंट्स की या आपके पर्सनल अकाउंट की भी हो सकती है। फोर्थ चीज़ लगेगी आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपने पासपोर्ट लगा दिया, CNIC लगा दी, 1 मंथ की आपने मेंटेन्ड मैच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट लगा दी। इसके बाद आपने सारे अपने जो ओरिजिनल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ में लगाने हैं। फिफ्थ चीज़ आ गई आपकी टीबी रिपोर्ट। अब जो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी में आपका आइल्स और सारे जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, कोई भी सर्टिफिकेट्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसी के अंदर आ जाएंगी। तो फिफ्थ चीज़ आपकी जो टीबी की रिपोर्ट है वो आ जाएगी। 6 आपने क्या करना है कि ऑनलाइन वीज़ा फॉर्म जो है यूके एम्बेसी का वो फिल कर देना है। साथ में इसके चेक लिस्ट होती है उनकी, वो आपने कर लेनी है। साथ में अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। हेल्थ इंश्योरेंस भी डिपेंड करती है आपकी ड्यूरेशन, कोर्स की जो ड्यूरेशन है उस पे, कि आपने कितना वहाँ पे आपका कोर्स है उसके जितना। अगर 2 इयर्स का है तो आपने 2 इयर्स की हेल्थ इंश्योरेंस करवानी है। अगर 1 ईयर्स का कोर्स है आपका तो आपने 1 ईयर की जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस करवा देनी है। आपने फॉर्म फिल करना है, हेल्थ इंश्योरेंस लगानी है, चेक लिस्ट करनी है। और जो एम्बेसी की फ़ी है वो आपने ऑनलाइन एम्बेसी फ़ी जो है वो आपने पे कर देनी है।
अब जब आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे एम्बेसी की फ़ी की, तो आपने वहाँ से अपॉइंटमेंट ले लेनी है। ऑनलाइन ही आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी VFS से, जहाँ जाके आपने अपनी फ़िंगर स्कैनिंग वगैरह करनी है, फिंगरप्रिंट्स देने हैं। तो जब आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके फॉर्म फिल हो गया, तो आपने फ़ी पे करने के बाद जो स्टेप है वो है आपने अपॉइंटमेंट ले लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जो भी आपकी अपॉइंटमेंट की डेट होगी उसमें आपने सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं एजुकेशनल। आपने अपना कैश लेटर लेके जाना है, साथ में आपने अपनी मैच्योर बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, आपने अपना TB की रिपोर्ट लेके जानी है, पासपोर्ट लेके जाना है, बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जिस बैंक में भी आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका बैंक अकाउंट है, वहाँ से आपने उनका एक बैंक मेंटेनेंस लेटर अकाउंट का वहाँ से ले लेना है। TB की रिपोर्ट और ये सारी चीज़ें लेके, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आपने बायोमेट्रिक्स के लिए चले जाना है। अब जब आपके बायोमेट्रिक्स हो जाएंगे और जो एम्बेसी की प्रोसेसिंग के दिन होंगे, बीच में एम्बेसी ले रही होगी, वो उसमें आपके डॉक्यूमेंट्स की जेन्युइननेस चेक करेगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करेगी, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी। आपको इसलिए कोई भी इसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक नहीं लगाना, अदरवाइज़ यूके आपको बैन कर देगा। आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल होने चाहिए, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, आपकी बैंक स्टेटमेंट ओरिजिनल होनी चाहिए। आपने कोई भी जो है उसमें फ़ेक डॉक्यूमेंट्स नहीं अटैच करना, क्योंकि एम्बेसी इन सब डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करेगी। वेरिफिकेशन होने के बाद ऑलमोस्ट 3 वीक्स एम्बेसी लेगी और उसके बाद आपका वीज़ा जो है वो स्टैम्प होके आ जाता है। तो ये थी सारी वो डॉक्यूमेंट्स, वो प्रोसेसिंग जो कि आपको यूके का स्टडी वीज़ा लेने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर को भी में आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। थैंक यू।